Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर की सीरीज़ चल रही है जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करना सिखाया था और उसके 4 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। वहाँ पे टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। दैट वाज पार्ट 1। आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं लाइन इंटीग्रल के कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने सबने इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा। अगर बेटा नहीं देखा है तो पहले इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख के आना, पार्ट 1, तभी ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा 4 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो आपको ये इवेलुएट करना है लाइन इंटीग्रल वेयर सी इज द कर्व डिफाइंड बाय y इक्वल टू mod 2x फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मैंने आपको बोला था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर आप बना लेते हैं सी कर्व की तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mod 2x कैसे निकाल सकते हैं। देखो हम ले लेते हैं x को t, किसी भी एक चीज़ को t ले लो, तो y क्या बन जाएगा mod 2t। इसका क्या मतलब होगा t 2t if t is greater than 0 and it is minus 2t if t is less than 0। यही होती है डेफिनेशन मॉड की कि मॉड से कोई चीज़ बाहर आती है पॉजिटिव साइन के साथ अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव साइन के साथ अगर वो लेस देन 0 हो। ठीक है, तो ये बेटा मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। जब भी कोई कर्व इस टाइप के आपके गिवन है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए x को t मान के y निकाल लो या y को t मान के x निकाल लो। ठीक है बेटा, अब देखो मेरे को क्या करना है। हमें दिया हुआ है पॉइंट दे रखा है -1, 2 से 1, 2। ठीक है, तो ये इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो अगर एक्स वाई है मेरा -1, 2, तो x की जगह पे मैंने क्या ले लिया पैरामीट्रिक t ले लिया, y की जगह पे क्या लिया हुआ है mod 2t लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो तो देखो बेटा मेरा आ रहा है t इक्वल टू -1 और mod 2t इक्वल टू 2। अब अगर t नेगेटिव है तो 2t भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता है तो मॉड से बाहर आने पे वो अपने साथ नेगेटिव साइन लेके आता है, तो t की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो अगर मेरा पॉइंट इफ द पॉइंट इज -1 to 2 देन t की वैल्यू आएगी बेटा -1, राइट। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखो, अगर आपका एक्स वाई दूसरा पॉइंट है 1, 2, तो x की जगह पे मैंने पैरामीटर लिखा t और y की जगह लिखा mod 2t। ठीक है, इसको कंपेयर कराया तो कितना आ गया बेटा मेरा t आया 1 और mod 2t आ गया मेरा 2। अब आप देखो t 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो mod 2t की वैल्यू क्या होगी 2t। ठीक है, तो यहाँ से t क्या आ गया 1। देयरफॉर जो पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू 1, 2 है दिस विल गिव मी t इक्वल टू 1। तो t की रेंज मिल गई बेटा मेरे को -1 से 1। क्लियर। अब मुझे इवेलुएट करना है गिवन इंटेग्रल c। तो c मेरा क्या है, गिवन इंटेग्रल ओवर c ये है मेरा। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ ओवर, अब देखो -1 से 1 जाना है तो -1 से 0 वाला इंटेग्रल ले लिया मैंने। ठीक है, -1 से c ले लेंगे। ठीक है, इसको ना एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे C1 और C2 बना लेते हैं और C1 होगा मेरा जब मेरा t जो है -1 से 0 के बीच में होगा। ठीक है, दिस प्लस यही सेम इंटेग्रल ओवर C2 होगा व्हेन 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो चलिए पहले C1 और C2 निकाल लेते हैं अपने। ठीक है, तो देखो C1 है मेरा y प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें C1 मेरा क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू t है और y की -2t है क्योंकि t जो है आपका -1 से 0 के बीच में, अगर t नेगेटिव होता है तो y -2t होता है। तो बेटा इसको मैं लिख सकती हूँ y प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी
माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, और t की वैल्यू है मेरी -1 से 0। राइट, अब वैल्यूज डाल दो इसमें, इंटीग्रेंड सारा t की फॉर्म में आ जाएगा। y है मेरा -2t, x है t। ठीक है, dx बाई dt हो गया बेटा 1, और x है मेरा t, y है मेरा -2t का स्क्वायर, dy बाई dt है बेटा मेरा -2। राइट, dt इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे मेरा -1 से 0, -2t प्लस टी माइनस टी आ जाएगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर। ऐसे ही इधर कितना आ जाएगा बेटा मेरा t -4t स्क्वायर इंटू -2dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 टी स्क्वायर, माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको इवेलुएट कर लो बेटा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर, ये आ गया -7t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक, ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन होके -7t³ 2t का t स्क्वायर बाई 2, लिमिट ले लेंगे -1 से 0। ठीक है, t को 0 डालेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, -7/3 प्लस t की वैल्यू 1 डाली तो -1 डाली तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये भी -1 डालने पे t³ प्लस दे देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 + 7 + 3 10/3, ये आ गया आपका along दिस वन फर्स्ट कर्व। ठीक है, शायद कैलकुलेशन ठीक ही होनी चाहिए। अब along C2 निकालते हैं। ठीक है, along C2 मेरा क्वेश्चन है बेटा y + x होल स्क्वायर dx माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा y + x होल स्क्वायर dx बाई dt माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर dy बाई dt इंटू dt। ठीक है, और इसमें मेरा हमारा x है बेटा t और y है 2t और t की रेंज है 0 से 1, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली रेंज है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा t गोइंग फ्रॉम 0 to 1, y की जगह आ गया 2t, x की जगह आ गया t, dx बाई dt 1 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy बाई dt 2 आ जाएगा इंटू t। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2t प्लस t 3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर माइनस ऊपर माइनस t का स्क्वायर t स्क्वायर और ये 2 dt, t आ गया 0 से 1, तो ये आ गया 7t स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7t³/3, दिस इज 7/3। ऊपर मुझे लग रहा है मैं स्क्वायर लेना भूल गई शायद, है ना, ठीक लिया हुआ है। राइट, तो मेरा आंसर आ गया बेटा -10/3 प्लस जो है आपका, एक बारी मुझे लग रहा है शायद सम कैलकुलेशन मिस्टेक इज देयर। लेट मी सी, ये यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर था बेटा, थोड़ी सी करेक्शन है बेटा, t + 2t 3t हो जाएगा, 3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दिस बिकम्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है बेटा, माइनस माइनस प्लस 18t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 18t स्क्वायर dt। राइट, तो दिस बिकम्स 19t स्क्वायर। ठीक है, तो ये 19t स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 19t³/3 और लिमिट लग जाएगी -1 से 0। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा आपका आ जाएगा दिस बिकम्स, लेट मी डू इट, दिस बिकम्स 19/3। राइट,
तो मेरा टोटल आंसर बनेगा बेटा, देयरफॉर द गिवन इंटेग्रल ओवर सी, ये आ जाएगा हमारा ओवर C1 ओवर C2। तो 19/3 प्लस 7/3, दिस इज इक्वल टू 26/3। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लाइन इंटेग्रल अगर मॉड वाला क्वेश्चन भी बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि हर वैरायटी का क्वेश्चन हो जाएगा। आप यही क्वेश्चन कर लेंगे तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 10-12 क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, ताकि इंटायर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर किसी भी बुक से करोगे बेटा तो हर क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है। वेयर C इज द क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 फ्रॉम 0,2 to 2,0। अब देखो बेटा, इक्वेशन आपको दी हुई है क्वार्टर सर्कल। अब मैंने आपको सर्कल की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन अच्छे से याद करा रखी है, ठीक है। तो देखो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज, क्या सिखा रखी है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ऐसी सिखा रखी है। तो आप ले सकते हो 4, रेडियस कितनी है, सॉरी 2, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 2, तो 2 कॉस थीटा, और y आ गया आपका 2 साइन थीटा, ठीक है। क्वार्टर सर्कल दे रखा है बेटा, तो ये हो गया मेरा थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to π/2, क्लियर। और वैसे भी देख लेते हैं, देखो अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये सर्कल हुआ, ये रेडियस हो गई 2,0 पॉइंट होगा, और ये होगा 0,2। तो उसने दिया 0,2 से 2,0, तो इसका मतलब कौन से वाला पोर्शन दिया हुआ है, ये होगा। सिर्फ इतना पोर्शन लेना है मुझे सर्कल का, राइट। इसके ऊपर मुझे इसको इवेलुएट करना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। अब देखो, आपको जो इंटेग्रल दिया हुआ है उसको कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ds की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, तो हम आराम से निकाल लेते हैं इसको बिना ds इवेलुएट किए। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dx/dt माइनस x dy/dt, और पूरे को ओवर dt, ठीक है। वैल्यू डाल दीजिए बेटा, देखो थीटा लिखा हुआ है तो थीटा ले लेते हैं, ठीक है, थीटा डी थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2, वाई स्क्वायर मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है 2 कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर किया तो आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, dx/d थीटा आ गया, तो कॉस की जगह 2 कॉस थीटा का -2 साइन थीटा, माइनस एक्स कितना है 2 कॉस थीटा, dy/d थीटा है तो 2 कॉस थीटा, ठीक है, डी थीटा, क्लियर। बस अब थीटा के अंदर सारा इंटीग्रेंट चेंज हो गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने का बेटा फ़ायदा यही होता है कि एक पैरामीटर के अंदर पूरा इंटीग्रल चेंज हो जाता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -4 2 8 साइन क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर। थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to π/2, राइट। तो इसको अब बेटा सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए कोई मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक लग रहा है देखने में, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे इवेलुएट करना है मुझे। देखो थीटा 0 से π/2 -8 साइन क्यूब थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि इंटीग्रल 0 से π/2 के बीच में और साइन और कॉस की कुछ पावर्स हैं, इसलिए मैं पावर की फॉर्म में सारा लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 8 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बेटा अब इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं,
-8 साइन क्यूब थीटा और -8 साइन क्यूब थीटा बन गया -16 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। 8 साइन थीटा डी थीटा अलग हो गया, -4 थीटा 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। देखो -16 एज इट इज, साइन क्यूब है तो डिनोमिनेटर में 3 आया, एक एक पावर कम करते जाओ, 3 2। अब 2 के बाद 1 आता है, 1 पे काम खत्म हो जाता है। अगर 2/3 पे खत्म है तो π/2 नहीं आएगा, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और इधर देखो 8 साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। और इधर आ जाइए -4 कॉस स्क्वायर थीटा का 2 नीचे डिनोमिनेटर में, फिर एक पावर कम करी 1, अगर 1/2 पे ख़त्म हो तो साथ में π/2 भी लगाते हैं। यही है रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कितना आ गया -32/3 -8 cos π/2 0 और cos 0 1, तो ये आ जाएगा -π। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा मेरा -32/3 +8 -π, तो ये कितना आ जाएगा 24 8/3 -π। ठीक है बेटा, तो ये मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसका। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई माइनस साइन छोड़ तो नहीं आई हूँ। अच्छा देखो ज़रा, क्वेश्चन में ये था 0,2 से 2,0 और मैंने लिया थीटा 0 से π/2, तो इसका मतलब मेरा पॉइंट आ गया 2,0 से 0,2 तक। ठीक है, अगर ये जो इंटेग्रल मेरा कैलकुलेट हुआ ये थीटा 0 से π/2 है, तो दिस इज़ द वैल्यू व्हेन हम जा रहे हैं 2,0 से 0,2 पर। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटेग्रल इज माइनस, यहाँ माइनस है ना, इसका नेगेटिव साइन लगा दो, -8/3 -π, यानी कि 8/3 + π इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम 0,2 to 2,0, क्योंकि आपकी लिमिट होनी चाहिए थी बेटा π/2 से 0, हमने निकाल दिया 0 से π/2, तो π/2 से 0 लेना होगा तो नेगेटिव साइन और आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए बेटा, इवेलुएट। अब देखो सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड कर्व है। ठीक है ना, आपको मीनिंग बताया था मैंने कि इंटीग्रल के साइन के ऊपर ऐसे सर्कल बना दें, इसका मतलब जो सी कर्व है मेरा, जिसके अलॉन्ग मुझे इसको इवेलुएट करना है, वो मेरा क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक, इज द पाथ that begins at 0 0 goes to 1,1 along the parabola y equal to x square and then returns to 0,0 along y equal to x। रिटर्न वर्ड भी आ गया, तो इससे भी पता चल रहा है कि वापसी भी आना है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, वेयर C is the path that begins from 0 0 is this point, 1 1 is this point along the parabola y equal to x square, तो पैराबोला तो y equal to x square ये होगा, and then returns to 0 0 along the line y equal to x मेरी ये होगी, और नीचे वाला है y equal to x square। ठीक है, तो मेरा एक कर्व हो गया C1 और दूसरा कर्व हो गया मेरा C2। तो पहले ऊपर जाना है तो C1 हो गया पैराबोला और C2 हो गया मेरा y equal to x। ठीक है, तो C1 है बेटा मेरा y equal to x square। ठीक है, फ्रॉम 0 0 to 1,1। ठीक है, और C2 है बेटा मेरा y equal to x फ्रॉम 1 1 to 0 0। इज दैट क्लियर? तो बेटा पहले C1 कंसीडर कर लेते हैं। C1 है मेरा y equal to x square फ्रॉम 0 0 to 1,1, यही है। तो इसमें देखो मैंने ले लिया लेट x equal to t, तो y क्या आ जाएगा मेरा t square,
तो ये मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, किसी बच्चे ने वाई को टी लेकर एक्स स्क्वायर निकाला, वो भी ठीक है, बट उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रूट टी आ जाएगा आपका। तो टी पॉजिटिव वाला लेना या नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, वो भी ठीक है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक्स को टी लेंगे तो वाई टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरा पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई 0 0, एक्स की जगह लिखा वाई, सॉरी टी, वाई की जगह लिखा टी स्क्वायर, तो पॉइंट ये बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टी 0 आ रहा है दोनों से सॉल्व करके, तो मेरे को पता चला कि पहला पॉइंट टी इक्वल टू 0 दे रहा है। दूसरा पॉइंट है बेटा मेरा एक्स वाई इक्वल टू 1 1, यानी कि टी कॉमा टी स्क्वायर आ गया 1 1, इनको सॉल्व किया तो मुझे मिल रहा है टी इक्वल टू 1 और टी स्क्वायर इक्वल टू 1। टी स्क्वायर 1 है तो टी इसका मतलब प्लस माइनस 1 हो सकता है, तो कॉमन सॉल्यूशन आ गया टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा अब मेरे लिए इवेलुएट करना इंटेग्रल कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मुझे लिमिट भी मिल गई और पैरामीट्रिक इक्वेशन भी मिल गई है। तो मैं अलोंग C1 निकाल रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है बच्चे, करो। एक्स की वैल्यू डाली टी, वाई की डाली टी स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 1 माइनस एक्स है मेरा टी, वाई है टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 2t डी टी। ठीक है, और टी की लिमिट कितनी आई है बेटा मेरी, 0 से 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा t4 माइनस 2 2 3 और 1 4, ये वैल्यू आ जाएंगी। t आ गया मेरा 0 से 1। क्लियर, इसको सॉल्व किया बेटा मेरा आ जाएगा माइनस t4 dt, तो t की वैल्यू 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो देखो ये आ रहा है t 5/5। ठीक है, और कितना आ रहा है इसका, एक मिनट लेट मी सी, माइनस भी है। ठीक है ना, माइनस टी 5/5, टी 0 से 1, तो ये वैल्यू आ गई -1/5। क्लियर, तो C1 का काम तो हो गया। अब C2 देखते हैं क्या है। C2 है मेरी लाइन y इक्वल टू एक्स फ्रॉम द पॉइंट, वापस आना है तो 1 1 2 0 0। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी, देखो पुट x इक्वल टू टी, तो y भी t आ जाएगा क्योंकि y x ही है मेरा, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन तो बहुत आसान हो गई। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है मुझे, x y 1,1 दिया हुआ है, तो यानी कि t कॉमा टी क्या दिया हुआ है मुझे 1,1, तो t की वैल्यू भी 1 आ गई यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या आ गया मैंने बच्चे, मुझे एक्स वाई 0 0 दिया हुआ है, तो टी कॉमा टी क्या आ गया मेरा 0,0 आ गया, तो टी आ गया 0। ठीक, तो अलोंग C2 निकालना है बेटा, तो C2 है मेरा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा C2। अब मैं वैल्यू डायरेक्ट डाल रही हूँ बेटा, बहुत बारी करा चुकी हूँ। x की जगह टी स्क्वायर, y की जगह भी t आ जाएगा, dx बाई डी टी कितना हो गया मेरा, मैं लिख देती हूँ चलो, dx बाई डी टी माइनस एक्स भी t है, y भी t है, dy बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक, तो इसको इवेलुएट करेंगे बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा टी क्यूब, डी एक्स बाई डी टी मेरा 1, टी अगर नहीं x मेरा t है तो डी एक्स बाई डी टी 1 है, डी वाई बाई डी टी भी मेरा 1 है। ठीक है, तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर हो गया, टी क्यूब का टी 4/4 और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगी, ये वैल्यू डाल दो, 1/0 डालेंगे तो ख़त्म टी, और ये डालेंगे तो माइनस टी की वैल्यू 1/4 माइनस 1/3। क्लियर, तो ये बेटा आ जाएगा 4 3 12, 3 माइनस 4 माइनस साइन के साथ, तो 1/12। तो वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ओवर C पूरा क्लोज्ड कर किसके बराबर होगी, अलोंग C1 और अलोंग C2। C1 आया था बेटा मेरा -1/5 और C2 आया बच्चे मेरा 1/12। ठीक है, तो इनको ऐड कर दोगे आपके पास, तो आंसर आ जाएगा -17/60। क्लियर है बच्चों, तो ये भी हो गया बेटा मेरा, राइट। अभी देखो और क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, देखो
आपका इंटेग्रल है 5xy dx प्लस 10yz dy प्लस z dz, where C is the parabolic arc, x equal to y square from 0 0 0 to 1 1 0, followed by the line segment given by x equal to 1, y equal to 1 and 0 line between z line between 1. देखो बेटा ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले तो C1 कर्व ही ले लो। C1 मेरा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 0, राइट। तो देखो बेटा अब पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है तो इसमें y को t मान लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई, क्लियर, बहुत आराम से बन गई है हमारी, राइट। अब z गिवन नहीं है तो z क्या हो जाएगा 0, और z मुझे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन आर क्यूब में है, ठीक है। तो अब देखो बेटा मेरा पॉइंट है एक्स वाई जेड 0 0 0, तो x की जगह पे मैंने लिखा t स्क्वायर, y की जगह लिखा t और z मैंने ले लिया 0। क्यों लिया z 0, तो इधर देखो जरा, जो ये पॉइंट मुझे दे रखा है 0 0 0 और 1 1 0, इनमें z कोऑर्डिनेट हर बारी 0 ही है, तो इसलिए मैंने z की वैल्यू 0 ही ले ली, ठीक। तो यहाँ से जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा t 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है बेटा मुझे, एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस टू 1 1 0, तो x की जगह मैंने लिखा t स्क्वायर, y की जगह लिखा t, z की जगह लिखा 0। अब बेटा x कोऑर्डिनेट x से कंपेयर कर लो y से, तो आपको मिल गया t 1 है, ठीक है। तो बेटा C1 के ऊपर तो कर्व बहुत आराम से इवेलुएट हो जाएगा। अब आपका ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन में जो मुझे गिवन था, इसको मैं C1 के ऊपर इवेलुएट कर रही हूँ। तो देखो C1 में 5, x की जगह मैंने लिखा t स्क्वायर, y की जगह मैंने लिखा t और dx को मैंने कर दिया dx बाई dt 10, y की जगह पे t, z मेरा 0 है dy बाई dt, अब z मेरा 0 है dz बाई dt, ठीक है। और t की लिमिट कितनी आ गई 0 से 1। ये सारा इंटेग्रल मुझे इवेलुएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो वैल्यू डाल दो बेटा, 5t क्यूब dx बाई dt हो जाएगा मेरा 2t, और ये तो सारा मेरा बाकी का 0 हो गया, क्लियर। तो ये बेटा मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 2 10 t4, इसका इंटीग्रल निकालना है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 10 t5 बाई 5, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यू 1 माइनस 0, तो इवेलुएट होकर इंटीग्रल आ गया 2, ठीक है। ये तो C1 पे निकला। अब C2 मुझे क्या दे रखा है बेटा, लाइन सेगमेंट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z बेटा 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनाए, देखो x और y तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, x 1 ही रह जाएगा, y 1 रह जाएगा और z की वैल्यू t ले लो, वेयर t इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1। आराम से बन गई पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले को। अब बस इसको अलोंग C2 इवेलुएट कर देते हैं, 5xy dx प्लस 10yz dy प्लस z dz, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, राइट। तो इसमें वैल्यू डाल दो बेटा, t की वैल्यू आ गई 0 से 1, 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, अब dx बाई dt, राइट, क्योंकि मैं सारा t में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। y 1 है, z t है, dy बाई dt प्लस z है t dz बाई dt, और ये हमने dt से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये बेटा मेरा कितना आ जाएगा, देखो 5 dx बाई dt हो जाएगा 0 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, राइट। तो 10t dy बाई dt भी 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू भी कांस्टेंट है।
अब टी डी जेड बाई डी टी हो जाएगा मेरा, क्योंकि जेड को मैंने क्या लिया हुआ है बच्चे, जेड इज माई टी, तो डी जेड बाई डी टी हो जाएगा 1, राइट। इसको इवेलुएट कर लो। तो टी का इंटीग्रेशन बेटा टी स्क्वायर बाय 2, तो ये इंटीग्रेट होके आपको मिल गया 1/2, ठीक है बेटा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई लाइन इंटीग्रल की, अलोंग C1 और अलोंग C2 दोनों पे निकाला होगा आपने, C1 पे आया 2 और C2 पे आया 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। अब बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने मर्जी करते रहो, और देख लो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक और, y प्लस जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड, वेयर C is the circle of radius 1 centered on z axis, ठीक है, in the plane z equal to 2 traversed once counter clockwise as viewed from above। देखो बेटा है तो क्वेश्चन सर्कल का ही, अब सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको अच्छे से आती भी है तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो उसने बोला है सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। तो सर्कल रेडियस 1 है तो क्या हो गई, x इक्वल टू a cos t होता था तो 1 cos t हो गया, और y कितना हो जाएगा 1 sin t, क्योंकि 1 रेडियस है, और z की वैल्यू उसने 2 आपको दे ही रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई सर्कल की, क्लियर। अब ट्रेवर्स्ड वंस का क्या मीनिंग होता है कि एक साइकिल पूरी करी है सर्कल की। ट्रेवर्स्ड वंस मीन्स पूरा का पूरा आपने सर्कल कवर किया, तो सॉरी थीटा नहीं मैंने टी ले रखा है तो मैं टी लिख देती हूँ, ठीक है। तो टी मेरे को हो गया 0 से 2π, ठीक है। और साथ में उसने क्या लिखा है, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए टी जो है 0 से 2π है, वरना रिवर्स हो जाता, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। हर चीज़ का मीनिंग आपको बता दिया, बस अब इवेलुएट करना है। देखो y प्लस जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई डी जेड किसके बराबर हो जाएगा। देखो इसको पहले मैं डी एक्स बाई डी टी फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, ताकि वैल्यू इवेलुएट करने में मुझे आसानी रहे, राइट। ये बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू डाल दो बेटा, देखो सॉरी ये लाइन इंटीग्रल का साइन आएगा, y की जगह डाला बेटा मैंने साइन टी, z की जगह पे मैंने डाला 2, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन टी, प्लस x की जगह पे डाला मैंने कॉस टी, z की जगह डाला 2, डी वाई बाई डी टी होता है मेरा साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, प्लस x की जगह कॉस टी, y की जगह साइन टी, डी जेड बाई डी टी, z क्योंकि 2 है तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन। तो ये किसका क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस, अच्छा टी की वैल्यू आ जाएगी 0 से 2π, ये बन जाएगा क्योंकि पूरी साइकिल है तो 0 से 2π, ठीक है। इसको खोल लो बेटा, कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी प्लस बस ख़त्म, क्योंकि वो 0 है, राइट। अब तो बेटा सिंपल इंटीग्रेशन बन गया ये, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सब बच्चे आराम से कर लोगे, आपको पता है ये 0 से 2π में इंटीग्रेट करना है, तो आप सब इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी 0, ठीक है। कर लेना सब बच्चे, बहुत आसान इंटीग्रेशन है।
सो दिस इज़ हाउ लाइन इंटेग्रल इज़ बीइंग इवेलुएटेड। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन लाइन इंटेग्रल के करा दिए हैं बच्चों। अब आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपनी किसी भी बुक से कर लेना, अदरवाइज जितना मैंने काम करा दिया इतना आप कर लोगे तो भी आपको सारा काम पेपर में आता होगा, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको लाइन इंटीग्रल और अच्छे से इवेलुएट करना सिखाऊंगी, अगर डिफरेंट फॉर्म का क्वेश्चन है। कई बार लाइन इंटीग्रल जो होता है दूसरे तरीके से भी गिवन होता है, तो वो लाइन इंटीग्रल का थर्ड पार्ट होगा, तो वो भी ज़रूर वॉच करना बच्चों। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।